जय हिंद बच्चों। चलिए हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। और मैंने यहीं आपको छोड़ा था और आप जानते हैं मैं बीच में छोड़ता नहीं। जी हाँ, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। भवसागर पार उतारने का बेड़ा शिक्षकों का ही होता है। अज्ञान के महासागर को पार करना शिक्षकों के द्वारा ही संभव होता है। तो मैं आपके लिए नाविक, खेवैया, मल्लाह सब कुछ बनने को तैयार हूँ, क्योंकि अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हुए बहुत खुशी होती है कि नहीं? या आप अभी महसूस नहीं करेंगे? आप भी जब बड़े हो जाएंगे, आप भी जब बच्चे वाले हो जाएंगे, तब आपको भी महसूस होगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, निबंध की शुरुआत जो है, जो इसमें मैंने नहीं लिखा है, निबंध की शुरुआत भारतेंदु युग से, जो भारतेंदु अभी यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये सब महान निबंधकार, महान साहित्यकार सब हैं। आप इनके जिनके दर्शन कर रहे हैं, ये सब ऐसे महानुभाव हैं कि पूछिए मत, इनके दर्शन दुर्लभ हैं। तो बच्चों, मैं बोल रहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में, भारतेंदु युगीन जो काल था, उस काल में निबंध का आविर्भाव हुआ। निबंध, जो आधुनिक निबंध है, वो लिखा जाने लगा। निबंध की शैलियां, शैली यानी वह ढंग, और यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, शैली अर्थात वह ढंग जो लिखने के लिए अपनाया जाए। ये ढंग मुख्यतः चार होते हैं। कौन कौन? समास शैली, व्यास शैली, व्यंग्यात्मक शैली और शोधात्मक शैली। क्या बात है, आपने तो नाम भी नहीं सुने होंगे, है ना? कोई बात नहीं। देखिए, मैंने भी पहले कभी नाम नहीं सुने थे इन सबके। जब मैं आपकी उम्र में था तो मैं भी नाम नहीं जानता था। मुझे भी मेरे पिताजी ने बताया, मेरे गुरुओं ने बताया, है कि नहीं? इसीलिए इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। और देखें, ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होता है। जितना सीखे हमें लगता है कि हम तो कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। और अगाध ज्ञान की पिपासा जो है सो बढ़ने लगती है हमारे मन में और जन्म लेने लगती है। वो पहले छिपी रहती है, लेकिन जो ही उसे लगता है कि हाँ ये सही आदमी है, इसे पिपासा शांत करने की ललक जग रही है, तो वह पिपासा और भड़क जाती है और उभर कर आती है, अपने असली रूप में आती है। चलिए, तो शैली अर्थात वह ढंग, या किस रूप में आप लिखते हैं। कुछ भी आप लिखते हैं तो उसका एक रूप होगा ना। कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे? तो वह जो रूप है, उसी रूप का नाम शैली है। उस रूप को क्या बोलते हैं? शैली बोलते हैं जी। तो ये मुख्य रूप में चार होते हैं। ये शैलियां जो हैं सो चार होती हैं। ये जो ढंग हैं ये चार होते हैं, शैलियां चार होती हैं। कौन कौन? समास शैली। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब ही होता है दो पदों को मिलाइए, और जो अतिरिक्त शब्द हैं या जो परसर्ग या विभक्तियां हैं, उनको आप समेकित कर दीजिए, उनको बीच से हटा दीजिए। बल्कि वे उन दोनों के बीच में ही कहीं सिमट जाते हैं। वे परसर्ग विभक्तियां सिमट सी जाती हैं, है ना? इसी को समास बोलते हैं। दो शब्दों का मेल, पारस्परिक मेल, दो शब्दों का पारंपरिक मेल और सही रूप में मेल। तो समास में क्या होता है? जैसे आप जानते ही हैं समास, जैसे यथाशक्ति है। अब यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो है ना, शक्ति के अनुसार, के और अनुसार न कहकर यथाशक्ति कह दिया। तो ये क्या है? संक्षिप्त रूप है। समास शैली का मतलब होता है कि बड़े बड़े सामासिक शब्दों का प्रयोग करते हुए निबंध लिखना, ताकि कम शब्दों में बहुत अधिक बातें कह दी जाएं, बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बता दी जाएं, बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी जाए, है ना? समास शैली है संक्षिप्त रूप में, एकदम सूत्र के रूप में फॉर्मुलेशन करके। यह है दूसरा, व्यास शैली। व्यास क्या होता है? व्यास वे होते हैं जो हमें रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते हैं। वे गद्दी पर बैठ जाते हैं, आपने बाबाओं को देखा होगा, वे प्रवचन करने लगते हैं। अब छोटी से छोटी घटना का बखान करने लगते हैं। ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इस तरह हुआ, उस तरह हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैसा हुआ, वैसा क्यों हुआ क्योंकि इस तरह हुआ था। इस तरह मतलब छोटे से छोटे नुक्ते पर बहुत अधिक विचार विमर्श करते हुए पूरी व्याख्या करते हुए वे जब हमें ज्ञान देते हैं, जब बताते हैं, तो उसे हम व्यास शैली बोलते हैं। एकदम बड़ा पूरे विस्तार में विवरणात्मक रूप में जो वर्णन किया जाता है वह है। कभी कभी मन भी उबने लगता है। तो यह व्यास शैली है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना? एकदम छोटी से छोटी बात को भी और उभार कर उकेर कर कहना। तीसरी शैली जो है वह है व्यंग्यात्मक शैली। जब व्यंग्यात्मक शैली क्या है भाई?
तो व्यंग्यात्मक शैली का मतलब होता है, व्यंग्य तो आप समझते हैं, आपको तो बताया मैंने, जानते हैं ना। व्यंग्य मतलब कड़वी से कड़वी बात भी चुटीली भाषा में, चुटीले अंदाज में, है ना, बहुत ही कोमल रूप में कहने की कला, वही व्यंग्य है। ताकि सुनने वाला, जिस पर आपने यह कुठाराघात किया है, जिस पर आपने यह आघात किया, वह आघात तो सही जाए, संग संग उसे बुरा भी ना लगे। यह ऐसा ही है कि किसी को पीट दीजिए लेकिन उसको बुरा ना लगे, वह बोले कि अच्छा किया और पीटो ना। यह ऐसा ही है करीब करीब, व्यंग्य ऐसी ही भाषा होती है। आदमी मुस्कुरा कर रह जाता है, इसमें हास्य का पुट भी भरा हुआ होता है। हास्य के साथ व्यंग्य परोसा जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि हास्य अलग है और व्यंग्य अलग। व्यंग्य में सच्चाई और कड़वी बात छिपी होती है, हास्य में कड़वाहट नहीं होती। बस ये याद रखिए, यही अंतर है हास्य और व्यंग्य में। लेकिन व्यंग्य के साथ जब हास्य मिल जाए तो सोने में सुहागा आ जाता है। ठीक है, तो व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्य भाषा, अब जब आप जाएंगे 10वीं कक्षा में तो वहाँ सूरदास का पद है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये प्रेमचंद के फटे जूते, वो व्यंग्यात्मक शैली में है। शोधात्मक शैली, शोधात्मक क्या है? खोजबीन करने लायक। मान लीजिए कोई मुद्दा है, कोई विषय है, अब उसकी जानकारी अभी लोगों को नहीं मिली है, उसमें बहुत ही खोजे जाने की आवश्यकता है। उस पर आपने इस तरह से लिखा कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, इसने बहुत खोज कर रखी है, इस पर बहुत गहरी जानकारी प्राप्त करके ये लिखने बैठा है। शोधात्मक शैली। ये 4 शैलियां होती हैं, समास शैली, व्यास शैली, व्यंग्यात्मक शैली और शोधात्मक शैली। समझ रहे हैं? चलिए, ये देखिए, गया हवाई जहाज। निबंध का प्रारूप। भाई निबंध लिखते कैसे हैं? अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन कौन से आपको मिल रहे हैं। यहाँ मैंने उन्हें नहीं लाने का दुस्साहस किया है। ये जो हैं हमारे हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये है प्रताप नारायण मिश्र। ये सब महान साहित्यकार और निबंधकार रह चुके हैं। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। व्याकरण इतना अच्छा था इनका कि पूछे मत। रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने भारत ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, बहुत ही प्रामाणिक है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको तो सब जानते हैं, है ना। 10वीं कक्षा में इनकी एक कविता है, आप आइएगा पढ़िएगा। उत्साह और अट नहीं रही है, अट नहीं रही है फागुन की शोभा तन सट नहीं रही है। यह है निबंध का प्रारूप। कोई भी रचना अपने निश्चित आकार या कलेवर, कलेवर यानी रूप में ही जचती है। सही तौर तरीके से सही रूप में प्रस्तुत किया गया आलेखन, आलेखन यानी जो भी लिखते हैं सबको कलेवर, आलेखन, सबको सुप्रभावित करता है। निबंध का यही रूप इसका प्रारूप कहलाता है। उक्त प्रारूप के 3 खंड होते हैं, आदि यानी परिचय, मध्य यानी विस्तार, अंत यानी उपसंहार। यही तरीका होता है। अब ये कलेवर क्या है? कलेवर बोलते हैं रूप को। कलेवर किसको बोलते हैं? कलेवर बोलते हैं रूप को। ठीक है जी, आकार को कलेवर है। आलेखन, जो भी हम लिखते हैं, शब्द कितने अच्छे अच्छे हैं, है ना। आलेखन, है ना, जो हम लिखते हैं वही आलेखन है, जो भी आप लिखते हैं। प्रारूप, है ना। प्रारूप क्या है भाई? प्रारूप का मतलब होता है कि एक ढांचा, एक सांचा, एक खांचा, जो भी बोलिए, एक स्ट्रक्चर आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। कि देखिए, कुछ भी लिखने का एक तौर तरीका होता है। कैसे पहले शुरुआत में क्या लिखेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो वहां आएंगी ही, आप उन बातों को छोड़ नहीं सकते, उन बातों को आप नकार नहीं सकते, उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। फिर बीच में कुछ बातें होती हैं, फिर अंत में कुछ बातें होती हैं। तो इस तरह से जहां इस तरह का एक निश्चित क्रम बना हुआ होता है, एक निश्चित रूप होता है, उसे हम प्रारूप बोलते हैं। प्रखर रूप प्रारूप होता है। बना बनाया रूप पहले से प्रारूप है। उक्त प्रारूप के 3 खंड होते हैं। कौन कौन? आदि, आदि यानी आरंभ। अच्छा देखिए, सिर्फ निबंध की बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी रचना आप लीजिए, उस रचना में ये 3 भाग होते ही हैं। कोई भी रचना। अब आपको मान लीजिए एकाएक माइक पर बुला लिया जाए, आपसे कहा, आपने कोई तैयारी नहीं की, तो हमेशा याद रखिए, जिस विषय पर आपको बोलना हो तो 1 मिनट सोच लीजिए, आधा मिनट सोच लीजिए, उससे ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। तो उसमें आप सबसे पहले कोई भी रचना कैसे आप बोलेंगे, बोलने का एक तौर तरीका होता है। बोलना एक कला है, बहुत ही अच्छी कला है। माता और मामा के सिमर कंपा से जिसे आती है यह कला, वो बहुत नामी हो जाता है, बहुत अच्छा मान लिया जाता है। आप भी हो सकते हैं। कैसे? तो कोई भी बिंदु हो, उसकी शुरुआत क्या, पहले उसका परिचय दीजिए। आदि, मध्य, तो पहले आपने परिचय दिया, मध्य में उसके बारे में विस्तार पूर्वक बोलिए,
और अंत में उपसंहार होता है। उपसंहार यानी क्या निष्कर्ष निकला, या आपको क्या निष्कर्ष निकला, या आपको कहना ही होगा। तो कोई भी सिर्फ निबंध नहीं, कहानी लिखते हैं तो उसमें आदि मध्य अंत है। यहाँ तक कि फिल्म जो लिखी जाती है उसमें आदि मध्य अंत है, नाटक होता है उसमें आदि मध्य अंत है, जीवन में आदि मध्य अंत है। देखिए जन्म लेते हैं आदि है, मध्य यानी हम किशोर होते हैं बच्चे से, फिर हम युवा होते हैं, फिर गृहस्थाश्रम में आते हैं, फिर हम प्रौढ़ होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं और फिर गुजर जाते हैं, तो अंत हो गया। हर जगह आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत है। यह एक ऐसा रहस्य है कि आप यदि इस पर काबू पा लेते हैं तो फिर आप समझ लीजिए, या जान लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी आप आराम से किसी भी विषय पर घंटों बोल सकते हैं। जब माता पिता और मामा की असीम अनुकंपा है, माता रानी की असीम दया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। यह है निबंध की भाषा। यहाँ फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आए, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जी, ये सब हैं। निबंध की भाषा कैसी होती है? निबंध की भाषा, निबंध की भाषा सहज, सरल, सुस्पष्ट होनी चाहिए। सरल, सहज और सुस्पष्ट। सुस्पष्ट यानी सुंदर रूप में, स्पष्ट यानी कि जिसमें साफ साफ बात कही गई हो, ताकि पाठकों को थोड़ी सी भी असुविधा न हो। लच्छेदार यानी कि बड़े बड़े शब्द डालकर, घुमावदार, घुमा फिरा कर, बात कुछ है नहीं लेकिन आप जानबूझकर पेंच लड़ा रहे हैं। उलझी यानी कि मर्मर भाषा जो होती है। दुर्बोध, दुर्बोध यानी कठिन जो हो, दुह यानी कठिन, बोध यानी दुह बोध दुर्बोध, जिसे जानने में बहुत कठिनाई हो। अटपटी यानी क्या उल्टा पुल्टा, इधर उधर, अंट शंट जो बोलते हैं। उबाऊ, मन को एकदम सड़ा देने वाले, दो क्या बोल रहा है तब से, ये क्या पका रहा है, इस तरह। और द्विअर्थी, डबल मीनिंग, भाषा का प्रयोग किसी भी मूली पर नहीं करना चाहिए। इसको हटा दीजिए, हाँ, किसी भी मूली पर नहीं करना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग होते ही निबंध आपका खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो भाषा सहज, सरल, सुस्पष्ट होनी चाहिए ताकि पाठकों को थोड़ी सी भी असुविधा न हो। लच्छेदार, घुमावदार, उलझी, दुर्बोध, अटपटी, उबाऊ और द्व्यर्थी भाषा का प्रयोग किसी भी मूली पर नहीं करना चाहिए। यह निबंध है। और अगले भाग में भी मैं निबंध ही रखूंगा। मैं इस पर और आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं, किस तरह से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, सुविधा होगी, जानकारी लीजिए तो अच्छी तरह से लीजिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय दशहरा। दशहरे की शुभकामना, बधाइयाँ और बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सबको मेरी ओर से। जय माता दी। धन्यवाद।